नमस्कार सभी को। दोस्तों, बिहार का चुनाव ना गेम ऑफ थ्रोन हो चुका है। हर किसी को गद्दी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि गद्दी एक ही है, इसलिए हर तरीके का तिकड़म लगाया जा रहा है। कोई माँ के सहारे गद्दी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कोई वोट चोरी का नारा दे रहा है, किसी को इलेक्शन कमीशन का साथ है, कोई निर्दलीय लड़ रहा है। और जैसे जैसे बिहार का चुनाव पास आ रहा है ना, इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। अब हुआ क्या है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ये घोषणा कर दी है कि वो अब पूरी की पूरी 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब जैसे ये खबर बाहर आई है, एनडीए और बीजेपी में एक तरीके से भूचाल मच गया है, क्योंकि सबको पता है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के जो भी उम्मीदवार होंगे वो एनडीए और खासकर बीजेपी के ही वोट बैंक में सेध लगाएंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में ये जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है ना, ये केवल एनडीए को नहीं, केवल बीजेपी को नहीं, बल्कि बिहार को, बिहार की जनता को, उनके मुद्दे को भी नुकसान पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे, आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ यह है कि बिहार की विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा खबर आया है जिसने पूरे सियासी समीकरण को बदल दिया है। बात यह है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो सनातन धर्म और गौ माता की रक्षा के मुद्दे पर लगातार मुखर रहते हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो बिहार की पूरी 243 विधानसभा सीटों पर अपने निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे। अब आप सोच के देखो, एक शंकराचार्य यानी हिंदू परंपरा में जो सर्वोच्च धार्मिक पद होता है, उसका व्यक्ति सीधे पूरे राज्य की राजनीति में एंट्री कर रहा है, तो सियासी समीकरण का बदलना तो तय है, खासकर उनके लिए जो अब तक धर्म की राजनीति करते आए हैं, क्योंकि अब उनको एक टॉप कंटेंडर मिल चुका है। हालांकि भारत का जो संविधान है वो धर्म और राजनीति को अलग अलग देखता है, अलग अलग रखता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमें आपको दोनों को पता है। दोनों का मिलन हर चुनाव में होता आया है, और आज के समय में योगी आदित्यनाथ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गोरखनाथ पीठ के महंत से लेकर सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक इस बात का संकेत देता है कि धर्म और राजनीति का कितने बड़े स्तर पर मिक्सअप हो चुका है। लेकिन शंकराचार्य का चुनावी अखाड़े में प्रवेश इससे कई गुना बड़ा मामला है, क्योंकि शंकराचार्य सदियों से आध्यात्म और धर्म का प्रतिनिधि रहे, राजनीति का कभी नहीं रहे। और अब जब खुद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत का लोकतंत्र और हिंदू धर्म संस्थान अब एक ही अखाड़े में उतरने जा रहे हैं। दूसरी ओर ये खबर आते ही एनडीए के खेमे में हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि शंकराचार्य का वोट बैंक वही है जिसे अक्सर बीजेपी का कोर सपोर्ट बेस माना जाता है, यानी जो कट्टर सनातनी हैं या उसके समर्थक हैं, जो गौ माता और हिंदुत्व के एजेंडे पर भावनात्मक रूप से बीजेपी के साथ जुड़ते हैं, उनको वोट करते हैं। अब एनडीए और बीजेपी के लिए सीधे खतरा यह है कि इस वोट बैंक में स्प्लिट होगा। अगर बिहार जैसे राज्य में, जहां 1% या 2% में वोट खिसक जाता है, गद्दी निकल जाती है हाथ से, शंकराचार्य के जो कंटेंडर्स होंगे वो थोड़ा सा भी बीजेपी के वोट बैंक को अगर सेंध लगाते हैं, तो बीजेपी के लिए सत्ता में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप याद करिए 2015 का चुनाव, नीतीश कुमार और लालू यादव ने जब महागठबंधन बनाया था, तो केवल 2-3% वोट स्विंग से ही बीजेपी सत्ता से बाहर निकल गई। तो पॉइंट ये है कि बिहार में इक्वेशन बहुत पतला होता है, यहाँ पे 0.5% से भी गेम चेंज हो सकता है। अब शंकराचार्य जी का कहना साफ है कि उनका मुद्दा सिर्फ एक है, गौ हत्या को रोकना। उनका आरोप यह है कि पिछले 78 साल से हर पार्टी वादा करती रही है, लेकिन असली कदम किसी ने नहीं उठाया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में आए थे, तब भी गौ रक्षा एक बड़ा इशू था, लेकिन सरकार बनने के बाद शंकराचार्य के अनुसार बीजेपी ने भी इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और अब यही वजह है कि वो खुद मोर्चा खोल के सामने खड़े हो गए हैं। अगर नेता नहीं करेंगे तो हम करेंगे, ये उनका मैसेज है। अब इस फैसले के बाद एनडीए के भीतर भी घमासान छिड़ चुका है, और जो पॉलिटिकल अटैक होता है ना, वो अब शंकराचार्य जी के ऊपर भी शुरू हो चुका है। शुरुआत की है जेडीयू के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने। सामने आके उन्होंने शंकराचार्य को डायरेक्ट निशाने पे लिया। मांझी जी का कहना यह है कि उन्हें शंकराचार्य का पद छोड़ देना चाहिए। अब इस बात के पीछे लॉजिक क्या है, ये किसी के समझ के बाहर है, क्योंकि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब तो उनसे कोई नहीं कहता कि आपको प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। तो फिर अगर एक शंकराचार्य चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो फिर उन्हें पद क्यों छोड़ना चाहिए। और फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो बस अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और वैसे भी योगी आदित्यनाथ जब महंत रहते हुए मुख्यमंत्री के पद पे बैठ सकते हैं, तो फिर शंकराचार्य क्यों अपना पद छोड़ें। अच्छा, इस एनडीए के घमासान से हट के भी अगर हम देखें ना, तो शंकराचार्य जी ने जो ये वाइल्ड कार्ड एंट्री बिहार के इलेक्शन में लिया है, इससे बिहार के लोगों का जो उनकी जमीनी चुनौतियां हैं, उनको भी थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि बिहार में आज भी पलायन एक त्रासदी है। लाखों लोग रोजगार की तलाश में अपना राज्य छोड़ के दूसरी जगहों पे जाते हैं। बाढ़ से हर साल भारी तबाही आती है, हजारों लोगों की मौत होती है। बिहार में शराब बंद है, लेकिन इसके बावजूद जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है। शिक्षा व्यवस्था की हालत हम सबको पता है, बार बार एग्जाम पेपर्स लीक होना एक आम प्रक्रिया हो गया है। एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यू को खत्म करता है, ये मुद्दा तो है ही है। इस हालत में अगर चुनाव पूरी तरीके से धर्म और गाय के मुद्दे पर घूम जाएगा,
तो फिर जो बिहार का असली मुद्दा है वो पीछे छिप जाएगा। सड़क, बिजली, रोजगार, शिक्षा, मिल, ये सब कुछ जो क्वेश्चन है ये बैकग्राउंड में चला जाएगा और मंदिर, मठ, गौ माता ये सब आगे आ जाएगा। हालांकि इसका पूरा का पूरा दोष आप शंकराचार्य पे नहीं मर सकते हैं, क्योंकि भारत में साधु संतों की राजनीति में हस्तक्षेप कोई नई चीज नहीं है। शंकराचार्य जो करने जा रहे हैं ये पहली बार नहीं हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य, साध्वी प्राची, साध्वी उमा भारती, यहाँ तक कि प्रज्ञा ठाकुर, योगी आदित्यनाथ, ये सब चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि एक शंकराचार्य ने पूरे राज्य की सभी सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इससे बीजेपी की जमीन हिली हुई है। और इस तरीके से जो एक फुल स्केल पॉलिटिकल एंट्री शंकराचार्य जी कर रहे हैं, ये कदम भारत के सेकुलर ढांचे पर भी एक सवाल तो खड़ा करता ही है। अब यहाँ पे बीजेपी के साथ डिलेमा ये होगा कि बीजेपी इनडायरेक्टली अपने आप को एक धार्मिक पार्टी, हिंदुत्व वाली पार्टी बताती है, लेकिन जब शंकराचार्य ही चुनाव में उतर जाएंगे और बीजेपी को ही चैलेंज करेंगे तो बीजेपी को इसको टैकल करना दो धारी तलवार से लड़ने वाली बात होगी। क्योंकि अगर वो अपोज करते हैं तो उन्हें एक एंटी हिंदू का लेवल उनके ऊपर लग जाएगा, अगर उसको इग्नोर करते हैं तो इन्हीं के वोट बैंक में लीकेज होगा। तो कुल मिलाजुला के धार्मिक गुरु की इस एंट्री से असली धर्म परीक्षा बीजेपी की होने वाली है। और जैसा कि आपको पता है, बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पे हर सीट पे एक तरीके से एक कास्ट इक्वेशन बैठता है। यादव, कुर्मी, दलित, मुसलमान, सवर्ण, हर वर्ग का अलग मतदान व्यवहार है, अलग अपना उनका कैंडिडेट है। बिहार की राजनीति में धर्म का कभी उतना प्रभुत्व नहीं रहा है जितना जाति का रहा है। लेकिन अब ये जो धार्मिक वोट का नया स्लाइस जुड़ने जा रहा है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर शंकराचार्य ने 2-3% भी वोट को अपनी ओर खींच लिया तो एक हंग असेंबली की स्थिति बन जाएगी, यानी सरकार किसी के लिए भी बनाना मुश्किल हो जाएगा, चाहे फिर वो नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, लालू हो। ये सबके लिए चुनौती खड़ा करने वाला विषय है। और यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि क्या बिहार की राजनीति अब गौ माता और धार्मिक एजेंडे पर खिसकेगी? लोग रोजगार, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों को छोड़ के अब धार्मिक मुद्दों पर वोट करेंगे। और बिहार चुनाव का रिजल्ट एक तरीके से इस धार्मिक मुहिम का भी लिटमस टेस्ट करेगा, क्योंकि देखना यहाँ पे ये भी है कि मामला केवल बिहार तक रुकता है या फिर धार्मिक नेताओं की एंट्री पॉलिटिक्स में बढ़ती जाएगी और ये ट्रेंड नेशनल लेवल तक फैलेगा। क्योंकि आप कल्पना करके देखिए, अगर चारों प्रमुख शंकराचार्य जो हैं हमारे चारों पीठ के अलग अलग राज्यों में राजनीतिक मोर्चा खोल देते हैं, तो क्या ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक सही संकेत होगा? दोस्तों, लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन असली मुद्दा यह है कि क्या धर्म और राजनीति का यह संगम भारत के सेकुलर ढांचे को कमजोर नहीं करेगा, या आपको लगता है कि ये हमारे लिए नया विकल्प पेश करेगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।